नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है आलोक धनवा जी का लिखा हुआ, जिसका टाइटल लिया है पतंग। इसका वर्णन हम लोग करेंगे, इसकी व्याख्या हम लोग सुनेंगे। जानते हैं जो ये पतंग है आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। इस पतंग टॉपिक के बहाने इस पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बाल सुलभ इच्छाओं की, छोटे छोटे बच्चों की कैसी इच्छाएं होती हैं, उनकी उमंगों का, बच्चों की उमंग का सुंदर सा चित्रण यहाँ पर किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सुंदर बिंब लिए गए हैं। पतंग क्या है? पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। बच्चों का एक प्रकार का सपना है रंग बिरंगी पतंग, यानी कि रंग बिरंगी कई प्रकार के रंग उनके जीवन में भर जाएं, ऊंचाई को वो छुएं, ये उनकी कल्पनाएं हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। जो आसमान में पतंगें उड़ती हैं ना, ये उड़ती हुई पतंगें ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालमन, बच्चों का मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है, उतनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। इस कविता में धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी सुंदर दुनिया में ले जाती है, धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी सुंदर दुनिया में ले जाती है। कहाँ पर? जहाँ शरद ऋतु जो आती है, शरद ऋतु का चमकीला इशारा जहाँ पर होता है, शरद ऋतु का चमकीला इशारा जहाँ पर है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, रंग बिरंगी तितलियों जैसी पतंगें उड़ रही हैं शरद ऋतु में। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, दिशाओं में छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं। जब वो दौड़ते हैं तो उनकी पैरों की आवाज ऐसे लगती है कि चारों तरफ मृदंग बज रही हो। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है कि कहीं दौड़ते हुए बच्चे छत के कोनों से गिर ना जाएं, तो दूसरी ओर भय पर, इस डर पर विजय पाते बच्चे भी हैं जो गिर गिर करके संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना, धरती माता का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ये हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के, भादों मतलब अंधेरी रातें जब होती हैं, पानी बरसता है, तो भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा करते हैं कि कब शरद ऋतु आ जाए, ये बरसात वाला मौसम समाप्त हो जाए, मौसम साफ हो जाए, चमकीला सूरज उदित हो, हमारा वातावरण, ये आसमान बिल्कुल नरम हो जाए, बिल्कुल कोमल हो जाए। क्या आप भी उनके साथ हैं? ऐसे मौसम आने की प्रतीक्षा में क्या आप लोग भी हैं? तो इस मौसम का वर्णन कवि आलोक धनवा जी ने किया है, और जिसका टाइटल लिया है पतंग। कि पतंग उड़ते समय बच्चों की क्या इच्छाएं होती हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। तो चलिए, बच्चों के पतंग उड़ाने का समय आ गया। कब आता है, जब कौन सा महीना, कैसी ऋतु समाप्त होती है, इसका वर्णन करते हुए कवि इस कविता में लिखते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। कवि लिख रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि बरसात की ऋतु समाप्त हो गई। सबसे तेज बौछारें हुई, सबसे तेज बरसात कब होती है? बरसात की ऋतु में, यानी कि बरसात वाला मौसम समाप्त हो गया। सबसे तेज बौछारें गई, बरसात वाला मौसम समाप्त हो गया, यानी कि वर्षा ऋतु में बादल खूब बरसे बरसात की ऋतु में, और बरस करके वो बादल अब चले गए। ठीक है ना? सबसे तेज बौछारें गई। अब आगे क्या लिखे? भादों गया। और इस ऋतु का जो आखिरी महीना होता है, भादों का महीना, बरसात की ऋतु का आखिरी महीना है भादों का महीना। तो लेखक या कवि कहते हैं कि इस ऋतु के अंतिम महीने भाद्रपद भी व्यतीत हो गया, भादों का महीना भी व्यतीत हो गया, बरसात का आखिरी महीना भी समाप्त हो गया, सबसे तेज बरसने वाली बरसात का मौसम भी समाप्त हो गया, बादल खूब बरस करके चले गए। बनेगी एक लाइन, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया। अब आगे क्या हुआ? सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब बरसात का मौसम समाप्त हो गया, भादों का महीना चला गया, बादल पानी बरसा करके चले गए, तब एक नया सुबह हुई, एक नई ऋतु आई। बरसात की ऋतु समाप्त होने के बाद
एक नई ऋतु आई। वो कौन सी ऋतु थी? शरद की ऋतु। तो आसमान में सूरज जब उदित होता है तो उसकी हल्की लालिमा देखकर को कवि को ऐसे लगा कि आज नया सवेरा हुआ है। कैसा सवेरा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। एक नया सूरज उदित हुआ है, नई ऋतु की सुबह हुई है और उसकी लालिमा ऐसे लग रही है जैसे खरगोश की लाल आंखें हों। ठीक है कि नहीं? शरद आया पुलों को पार करते हुए, कई कठिनाई भरा मौसम व्यतीत करके, बरसात का मौसम समाप्त करके एक नई ऋतु शरद की ऋतु आ गई है, जिसका नया सूरज, उसकी नई लालिमा खरगोश की लाल आंखों की तरह प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपको, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। ठीक है ना? यानी कि कवि कहने का आशय क्या है कि वर्षा ऋतु में बादल खूब बरस करके चले गए और इस ऋतु के अंतिम महीने यानी कि भादों का महीना, आश्विन का महीना भी बीत गए। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। जहां से शरद ऋतु आई, प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। क्या? प्रातः काल सूर्य का प्रकाश बहुत चमकीला दिखाई देने लगा, उसकी लालिमा खरगोश की आंखों जैसे लाल दिखाई देने लगी। ये प्रकृति में परिवर्तन होना शुरू हो गया जब शरद ऋतु आई। अब आगे क्या लिखते हैं? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब इसका आशय क्या है? एक तो आशय आप ये बता सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं जब मौसम साफ हो जाता है, शरद ऋतु आ जाती है, तो अपनी छोटी छोटी सी चमकीली साइकिलें लेकर के बच्चे घूमने के लिए घंटी बजा बजा करके निकल आते हैं बाहर और घंटी बजाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दूसरे बच्चों को बुला रहे हो, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को इकट्ठा कर रहे हो वो सारे बच्चे। एक तो ऐसा बता सकते हैं आप, और दूसरा अर्थ आप बता सकते हैं कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी जोर से बजाते हुए। इसका आशय ये है मैन कि आसमान में जब शरद ऋतु आ गई, अब आसमान में जब सूरज उदित हुआ, उसका इतना चमकीला प्रकाश है, उसके चमकीले प्रकाश को देख करके जब सूरज आगे की ओर बढ़ रहा है, थोड़ी बढ़ रहा है आसमान में आगे की ओर, उसका चमकीला प्रकाश पूरे आसमान में फैल रहा है, तो उसके चमकीले प्रकाश को देख करके कवि को ऐसे लगा कि जैसे अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जैसे वो सूरज आसमान में अपनी तेज चमकीली साइकिल चला रहा हो और इसा घंटी बजाते हुए वो चमकीला प्रकाश पैदा करके बच्चों को इशारा कर रहा हो, जैसे घंटी बजा करके बच्चे इशारा करते हैं, उसी प्रकार से ये चलता हुआ सूरज आसमान में बच्चों को इशारा कर रहा है। चमकीला प्रकाश बच्चों को इशारा कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चों को आने के लिए प्रेरित कर रहा हो कि तुम बाहर निकल आओ, तुम्हारे पतंग उड़ाने का समय हो गया है, पतंग उड़ाने का वक्त आ गया है। इस तरीके से वो सूरज भी आसमान में निकल करके अपने प्रकाश को फैला करके चमकीला इशारा बच्चों को कर रहा है कि पतंग उड़ाने का समय आ गया, तुम बाहर निकल आओ। ठीक है ना? यानी कि कवि के कहने का आशय यह हुआ कि प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। शरद ऋतु का आगमन इतना उल्लास भरा होता है, कहने का मतलब यह है कि इतना उल्लास भरा है मानो वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो, पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ऐसा सुहावना मौसम शरद ऋतु का आ गया, आसमान में सूरज उदित हो गया, आसमान नरम बन गया। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपको कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ठीक, चमकीले इशारे से बुलाते हुए। और क्या किया सूरज ने? चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, उस शरद ऋतु में जब सारी बरसात समाप्त हो गई, बरसात का मौसम समाप्त हो गया, नया सूरज उदित हो गया, उसके प्रकाश ने आसमान को बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल बना दिया। सारे बादल चले गए, आसमान बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो गया। तो आसमान को इतना मुलायम बनाते हुए आसमान बिल्कुल कोमल मुलायम हो गया। ठीक है कि नहीं? और इतना सुहावना मौसम हो गया। ऐसे स्वच्छ आसमान में क्यों हो गया मुलायम? प्रकृति ने उसको मुलायम बना दिया।
कि पतंग ऊपर उड़ सके। ये छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा सकें और उनकी छोटी छोटी बांस और कागज से बनी हुई पतंग ऊपर आसमान में उड़ सके, इसलिए आसमान भी मुलायम बन गया है शरद ऋतु के आगमन पर। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब जानते हैं कि पतंग सबसे हल्की, पतले से कागज से, पतंगी कागज से बनाई जाती है ना। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज, रंगीन कागज से बनी हुई ये पतंग आसमान की ऊंचाई को छू जाए, इसलिए आसमान शरद ऋतु में बिल्कुल मुलायम बन गया है, मुलायम हो गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, वो ऐसे सुहावने मौसम में, ऐसे कोमल आसमान में सबसे पतले कागज से बनी हुई पतंगें आसमान में उड़ती हैं। बांस की पतली कमानी से बनी हुई पतंगें आसमान में उड़ने लगती हैं। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी कि बांस से और कागज से बनी हुई ये छोटी छोटी रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ने लगती हैं। ठीक है ना। तो कवि ने क्या बताया कि पतंग उड़ाने के लिए जब सूरज प्रेरित करता है, चमकीले इशारे से उनको बुलाता है, तो क्या होता है, बच्चे जल्द ही पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं, खो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता का भाव क्या दिखाता है, शुरू हो सके सीटियां, बच्चे सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी प्रसन्नता जो उनके हृदय में उल्लास भरा है उसको उजागर करने लगते हैं, सीटियां बजाते हैं। ठीक है, शुरू हो सके सीटियां। किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां भरने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं, पूरा वातावरण शोरगुल से युक्त हो जाता है, उनकी सीटियों से, किलकारियों से भर जाता है। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, रंग बिरंगी छोटी छोटी पतंगे लेकर के बच्चे निकल आते हैं और आसमान में उड़ाने लगते हैं। उनको देख करके कवि को लगता है कि जैसे रंग बिरंगी तितलियां आसमान में उड़ रही हों, ये नाजुक छोटी छोटी सी तितलियां आसमान में उड़ रही हों। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर ये रंग बिरंगी पतंगें क्या हैं, बच्चों की कोमल भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि बच्चे कितने कोमल भाव के होते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ते हैं, उनके उमंग भी उड़ते हैं, उनके भाव भी उड़ते हैं, वे भी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं। आकाश में तितलियों की भांति उड़ने वाली इन पतंगों के माध्यम से छोटे बच्चे अपने हृदय की उमंगों को व्यक्त करते हैं कि हृदय से कितने उमंग है, सीटी बजा रहे, किलकारी मार रहे, है ना, पतंगे उड़ा रहे, उनकी उमंग को भी व्यक्त करता है ये। ठीक है ना। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आगे आप सुनिए। आगे कवि ने लिखा है बच्चों के बारे में कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब जानते हैं कपास किसको कहते हैं, कॉटन, जैसे जिससे रुई बनती है, कितने मुलायम होते हैं। तो बच्चे जन्म से ही, पैदा होते ही उनके मन कैसे होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं है, कोई जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं है उनके अंदर। तो यही कहते हैं, कवि कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतना ही कोमल होती है उनकी भावनाएं। जितने कोमल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी भावनाएं भी उतनी ही कोमल होती हैं। हम बड़े लोग जो होते हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बैर भावनाएं रख लेते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये भावनाएं नहीं होती हैं। तो जितने कोमल बच्चे होते हैं उतनी ही कोमल उनकी भावनाएं भी होती हैं। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पैदा होते ही उनमें कोमल भावनाएं आ जाती हैं बच्चों में, स्वच्छ निर्मल भावनाएं जन्म के साथ ही बच्चों में आ जाती हैं। आगे क्या कर लिखते हैं, ठीक है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे कोमल भावनाओं के होते हैं, वे ऊंची उड़ान के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ऊंची उड़ान भरने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हुए वो दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहां से वहां जाते हैं। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसे लगता है कि जैसे दौड़ते तो बच्चे हैं, पृथ्वी में यहां से वहां दौड़ रहे हैं, छत में यहां से वहां दौड़ रहे हैं बच्चे, लेकिन उनके दौड़ते हुए पैरों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, स्वयं दौड़ती हुई पृथ्वी उनके पास में चली आ रही हो। दौड़ते हुए बच्चों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा कि जैसे स्वयं पृथ्वी दौड़ती हुई बेचैन होकर के उनके पैरों के पास चली आ रही हो। ठीक है कि नहीं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि पूरी पृथ्वी पर वो अपना अधिकार जताते हुए, जब वे दौड़ते हैं बच्चे, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए
जब वे बच्चे दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं पृथ्वी उनके पास दौड़ी हुई चली जाती हो। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर के दौड़ते हैं तो लगता है कि जैसे पृथ्वी उनके स्वयं पैरों के पास चली आ रही हो। आगे क्या लिखा कवि ने, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जानते हैं कि छत कितनी कड़ी होती है, सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि से निर्मित होती है, बनाई जाती है, ठीक है कि नहीं। तो जब उस कठोर छत पर छोटे छोटे कोमल पैरों वाले छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं पतंग उड़ाते हुए, तो क्या करते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे अपने छोटे छोटे पैरों से छत पर दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, छतों की कठोरता भी उनको नहीं रोक पाती है। लगता है ऐसे कवि को कि जैसे उनके मुलायम पैरों से छत भी कोमल हो जाएगी, छत भी मुलायम बन जाएगी। तो यही है कि छत की कठोरता भी उनके कोमल पैरों को नहीं रोक पाती है, नहीं रोक पाती है, ठीक है कि नहीं। छतों को भी नरम बनाते हुए अपने कोमल पैरों से जब दौड़ते हैं छतों पर तो कवि को लगता है कि छत भी कोमल हो रही है और उनके कोमल पैरों को वो उनकी कठोरता भी नहीं रोक पा रही है। ठीक, आगे क्या लिखते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अच्छा, जब दौड़ रहे बच्चे तो शांत थोड़ी दौड़ते हैं, वो चिल्लाते हैं, कहीं सीटी बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जब छोटे छोटे बच्चे किलकारियां भरते हैं, सीटी बजाते हैं, तो उनकी किलकारियां दूर तक दिशाओं में गूंज जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां दूर तक दिशाओं में गूंजती सुनी जा सकती हैं, जो कवि को ऐसे लगता है कि जैसे मृदंग बज रही हो, ठीक है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों का दौड़ना, उनके पैरों की आवाज, उनकी किलकारियां, उनकी सीटियां जब बच्चे बजाते हैं जो गूंजती है वातावरण में, तो कवि को ऐसे लग रहा है कि पूरी दिशाओं में मृदंग बजने लगी हो, मृदंग का आभास देती है कवि को। ठीक, आगे, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। अच्छा, छत पर उड़ा रहे हैं पतंग, डोर पकड़े हैं, कभी आगे दौड़ते हैं पतंग उड़ाते हुए, कभी पीछे तक चले जाते हैं, करते हैं ना बच्चे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यही कह रहे हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर। जब बच्चे धागा पकड़े हुए, है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर दौड़ते हैं छत पर, वो कभी पीछे की ओर दौड़ते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों का एक ओर से दूसरी ओर आना, छत पर पतंग उड़ाते हुए एक ओर से यानी एक छोर से दूसरी ओर आना, कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वृक्ष की लचीली डाली हो, वृक्ष की लचीली डालियां हों। यानी कि कवि के कहने का आशय यह है कि जब वे पेंग भरते हुए, पेंग भरना जैसे झूला झूलते हैं लोग बाग, इस तरफ ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, झूला झूलते हैं, पेड़ पर डाल लेते थे पहले रस्सियां डाल करके झूला, आगे गए फिर पीछे आए, ऐसे झूला, ठीक। तो इस तरीके से जब पतंग उड़ाते हुए छत पर बच्चे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर दौड़ते घूमते फिरते हैं, तो उनका आना वृक्ष की डाल के लचीलेपन का आभास देती है। कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे वृक्षों की लचीली डालियां, वृक्षों की डालियां हवा के झोंकों से यहां से वहां घूम रही हो, ठीक है कि नहीं। तो वृक्ष की डाल के समान लचीलेपन का आभास देती है वृक्षों का, वो पेड़ बच्चों का यहां से वहां दौड़ना, ठीक। तो पूरे कहने का आशय कवि का है कि बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकृष्ट करती हैं, कि बच्चे कितने सरल, कितने कोमल भाव के होते हैं, तो उनकी ये चेष्टाएं, उनके ये क्रियाकलाप हृदय को आकर्षित करने लगते हैं, मनुष्य को मनुष्यों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर डालते हैं। चलिए अब आगे कवि ने क्या लिखा, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ, जब शरद ऋतु आ जाती है और बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं, तो वे पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं पतंगबाजी में, कि वे उन्हें छत के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी बिल्कुल किनारे पर बच्चे आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल किनारे पर इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं पतंगबाजी में
कि खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता बच्चों को। ऐसे में, ठीक है कि नहीं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उसकी डोर ही, ठीक है कि नहीं, उनके लिए एकमात्र सहारा रहती है, सहारा रहती है। पतंग उड़ाते समय उनका रोमांच ही, शरीर के अंदर जो रोमांच उत्साह भरा हुआ है, उन्हें हर आने वाले संभावित खतरों से बचा लेता है, ठीक है कि नहीं। जब वो दौड़ते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं पतंग उड़ाने में, उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो उनके अंदर उत्साह भरा है, रोमांच भरा हुआ है, एकमात्र वही उनके ना गिरने का सहारा है, ठीक है कि नहीं। तो उनका रोमांच ही उन्हें हर आने वाले संभावित खतरों से भी बचा लेता है, गिरने से बचा लेता है। आगे क्या लिखा, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, वो ऊंची ऊंची उड़ती हुई पतंगें, ठीक है कि नहीं, और उनकी जो डोर पकड़े हुए हैं, धागा पकड़े हुए हैं बच्चे, तो उनके गिरने से बचने का एकमात्र सहारा उस समय उनका वो धागा ही रहता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि कवि कहते हैं पतंग की ऊंचाई और उनकी डोर ही उनके लिए एकमात्र सहारा बनी रहती है। पतंग की धड़कनें ऊंचाइयां थाम लेती हैं, गिरने से बचा लेती हैं एक धागे के सहारे। यानी कि उनकी पतंगों की ऊंचाई और डोर ही उनके एकमात्र सहारा है, उनका एकमात्र उस समय सहारा होता है। आगे क्या कहते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहते हैं कि उनका बालमन भी, जैसे पतंगें ऊपर आसमान को छू लेती हैं, तो उनका बालमन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भरता है। वो भी चाहते हैं कि जैसे पतंग आसमान को छू रही, मैं भी ऊंचाई की बुलंदियों को छू लूं। तो उनकी कल्पनाएं भी, उनकी इच्छाएं भी उड़ान भरती हैं, उनके मन में भी बुलंदियों को छू लेने की उमंगें हैं। बच्चों के उर्वर मन में उपजाऊ मन है, जैसे भाव उनमें भरेंगे वैसी भावनाएं भरती जाएंगी। तो बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये समझाना चाहते हैं कवि, ठीक है कि नहीं। यानी कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर का रोमांच ही छत से गिरने से उनको बचा लेता है, ठीक है कि नहीं। उस समय उनके गिरने से बचने के लिए सिर्फ सहारा कौन है, पतंग का वो धागा, जिसके सहारे वो पतंग को देख रहे हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं, वही एकमात्र सहारा है उस समय उनके लिए। पतंगों की भांति बच्चों का भी बाल सुलभ मन आसमान की ऊंचाइयां, आसमान की बुलंदियों को छू लेना चाहता है। तो कवि ने यहां पर इन चीजों का वर्णन किया हुआ है। अब आगे लास्ट पॉइंट कवि कहना चाहता है, अगर वे कभी गिरते हैं, एक तो पतंग का धागा उनको बचा लेता है, तो कभी कभी इतने मशगूल हो जाते हैं कि कभी कभी भान नहीं रहता है, किनारे आकर के वो गिर भी जाते हैं, कोई कोई बच्चे गिर भी जाते हैं छत से। तो वही कवि ने लिखा है यहां पर, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। अगर कभी बच्चे इतने मस्त होकर के पतंग उड़ाते हैं कि उन्हें भान नहीं रहता है छत के किनारे का, और कभी गिर जाते हैं नीचे, वो गिर करके अगर ज्यादा चोट नहीं आई वो बच जाते हैं, तो क्या होते हैं फिर और भी निडर होकर के, और भी वो भय से मुक्त हो जाते हैं, और भी निडर हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं, और फिर और उत्साह के साथ अब क्या करते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज के सामने तुरंत फिर पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। अगर बच्चे कभी छत के किनारों से गिर भी जाते हैं और बच गए, तो वो उनमें और उत्साह आ जाता है और निडरता आ जाती है, और वो साहसी बन जाते हैं, और फिर दोबारा दुगने उत्साह के साथ, दुगनी साहस के साथ पतंग उड़ाने के लिए सूरज के सामने आ जाते हैं। तब क्या करते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर वो और तीव्रता से छत पर या बाहर दौड़ते फिरते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और उत्साह आ जाता है जब, तो और तेजी से पैरों को बढ़ाते हैं। तो कवि को ऐसे लगता है कि दोबारा पृथ्वी बेचैन होकर के उनके पैरों के पास चली आ रही हो। बच्चों का दौड़ना कवि को ऐसे लगता है कि बच्चे नहीं दौड़ रहे, बेचैन होकर के स्वयं पृथ्वी उनके पैरों के पास आती है। फिर से एक बार सुन लीजिए यही, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं,
तब तो और भी निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कि कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आरंभ होते ही बच्चे छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ये तो आपने सुन लिया। पतंगबाजी में इतने मग्न हो जाते हैं कि इन्हें छतों के किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है। यदि ये बच्चे कभी छतों के किनारों से नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं और बच गए, तो और अधिक निडरता के साथ और अधिक साहस के साथ पतंगबाजी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पहले से भी अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं और ज्यादा रम जाते हैं ये। फिर क्या होता है, शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरने लगते हैं बच्चे। परोक्ष रूप से ये बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं कि घने अंधकार के बाद सुनहला प्रभात भी आता है, इसका भी संदेश बच्चे देते हैं। तो इस पाठ की जो भाषा थी, भाषा सरल है, सहज है और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। बच्चों की निडरता का सुंदर वर्णन किया है ना। तो ये पाठ हमने आपको अभी समझाया, बताया। चलिए इस पाठ के एक आध दो प्रश्न हम देख लें। अगर बोर्ड के पेपर में आपसे पूछ दिए जाएं तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे। जैसे पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, क्या परिवर्तन होता है जब भादों चला जाता है, बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, प्रकृति में क्या परिवर्तन कवि ने दिखाया है इस पाठ में, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप कि वर्षा ऋतु के 2 महीने सावन भादों में तेज बौछार पड़ती है, तेज पानी बरसता है, प्रकृति जलमय हो जाती है, पूरी जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। जब शरद ऋतु आती है तो प्रकृति में बदलाव दिखना शुरू हो जाता है, प्रकृति बदलना शुरू हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन में जाने से उसमें प्रातः काल की लाली बढ़ जाती, सुबह के समय सूरज की लालिमा बढ़ जाती है, धूप अधिक चमकीली होने लगती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। थोड़ा अपनी भाषा से भी जोड़ सकते हो, अपने भाव भी लिख सकते हो। रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं उस ऋतु में और उन पर तितलियां मंडराने लगती हैं। चारों ओर दूर दूर तक, है कि नहीं, चारों दिशाएं दूर दूर तक साफ दिखाई देती हैं। प्रकृति में अजीब सा आकर्षण उस समय हो जाता है कि नहीं, अजीब सा आकर्षण प्रकृति में हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट और भी कुछ आपके दिमाग में हो तो वो भी लिख सकते हो आप, इस तरीका से इसका आंसर दे सकते हो। एक दूसरा प्रश्न कवि ने यहां पर पूछा है कि सोच करके बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है, कवि ने यहां पर इनका प्रयोग क्यों किया है। तो इसका आंसर सुनिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के खिले हुए चेहरे, उनकी कोमल भावनाओं, चंचलताओं और कल्पनाओं को चित्रित किया है। इसके लिए उसमें रंग बिरंगी पतंगों का माध्यम बनाया है। इसके लिए उसने क्या है, पतंगों को तो माध्यम बनाया है। पतंगों के लिए प्रयुक्त विशेषण हल्के रंगीन, पतला, हल्का रंगीन और पतला कागज जैसे कहा है, ये सब क्या है आदि वास्तव में बच्चों के कोमल, निश्चल, तरंगित, उल्लसित हृदयों के लिए इसका प्रयोग किया है कि बच्चों के हृदय, बच्चों के मन ऐसे होते हैं। कवि कहना चाहता है कि बच्चों का निश्चल मन ही, बच्चों का जो निश्चल बिना छल कपट का जो मन है उनका नई ऊंचाइयों को छू सकता है। मन पतंग की तरह जितना हल्का होगा, मन पतंग की तरह जितना हल्का होगा उतना ही ऊपर वह उठ सकेगा। अच्छा, एक प्रश्न और होता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है, कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कवि बच्चों की कोमलता को, बच्चे कितने कोमल होते हैं, बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक के द्वारा प्रकट करता है। जिस प्रकार जो कपास होती है यानी कि रुई होती है, नरम होती है और हल्की होती है, रुई नरम और हल्की होती है, उसी प्रकार बच्चे जन्म के समय जब जन्म लेते हैं, उनकी उम्र कम रहती है, उस समय बच्चे कैसे होते हैं,
बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, कोमल होते हैं और नरम होते हैं। उनका मन बिल्कुल साफ होता है और हल्के भाव से निर्मित होता है उनका मन। ठीक है। हम एक संबंध में यह भी कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत, बच्चे के जन्म के उपरांत उसे सबसे पहले घूंटी, जब बच्चों छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनको घूंटी पिलाई जाती है, तो सबसे पहली घूंटी यानी रुई कपास के द्वारा ही पिलाई जाती है। इसलिए कवि ने कपास की नाजुकता के कारण बच्चों से इसका संबंध जोड़ा है कि जैसे कपास नाजुक है, बच्चे भी नाजुक हैं, इसलिए इनका संबंध आपस में जोड़ा है। एक लास्ट प्रश्न और सुन लीजिए। बच्चों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? इसका उत्तर आपको लिखना है कि बच्चों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ठीक है ना, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है? तो सुनिए, बच्चे पतंग उड़ाते समय स्वच्छ मन से उसमें मस्त हो जाते हैं तथा छत पर उनकी डोर के सहारे, छत पर पतंग की डोर के सहारे अपने शरीर का वो संतुलन बनाए रखते हैं, गिरते नहीं हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है, जिस प्रकार से पतंग ऊंचाई की बुलंदियों को छूना चाहती है, उसी प्रकार बाल मन, बच्चों के मन भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उनके पार जाना चाहते हैं। पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान है। बच्चों के रंग बिरंगे सपने, जैसे पतंगे रंगीन होती हैं, तो रंग बिरंगे सपने के समान है पतंग की उड़ान, जिसमें वे चंचल मन को खो जाना चाहते हैं, इसलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही है कि पतंग उड़ रही, उनके साथ बच्चों के मन की भावनाएं, उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, ये भी उड़ रही हैं, वो भी बुलंदियों को छूना चाहते हैं। तो ये पाठ संभवतः अब आपको समझ में आ गया होगा। बार बार पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो बराबर पूछते रहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।